नमस्कार, न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज एयरबेस के दौरे पर एयरबेस पर सैनिकों से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य, पराक्रम और सेना की सफलता का जश्न मनाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा जारी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज देश भर के कारोबारियों की बुलाई अहम बैठक। तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार बहिष्कार पर लेंगे फैसला। भारत और पाकिस्तान सीमा पर सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय जारी रखने पर हुए सहमत। दोनों देश डीजीएमओ स्तर पर हुई सहमति को आगे बढ़ाने पर राजी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुताकिर से पहली बार की बातचीत। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए जताया आभार। अफगानिस्तान के विकास के लिए जताई भारत की प्रतिबद्धता। और रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में शांति वार्ता आज। ज़ेलेंस्की और पुतिन नहीं हो रहे हैं शामिल। ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम को बताया शीर्ष प्राथमिकता। और आइए अब इन सभी प्रमुख खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज जा रहे हैं। रक्षा मंत्री यहां भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। इस दौरान वो जवानों से मुलाकात कर भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों का मूल्यांकन करेंगे और मजबूत किए गए सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता की जांच करेंगे। सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन के जरिए भुज को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के लगातार हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। भुज रुद्र माता वायुसेना स्टेशन भुज में स्थित भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस है। ये स्टेशन नागरिक भुज हवाई अड्डे के साथ अपना रनवे साझा करता है और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के अधीन कार्य करता है। भुज वायुसेना स्टेशन, जिसमें 27 विंग है, भारत पाकिस्तान सीमा से निकटता के कारण हवाई रक्षा और निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज नई दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण तुर्की व अजरबैजान के साथ व्यापारियों द्वारा सभी वस्तुओं का आयात निर्यात व्यापार बंद किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा। कैट का कहना है कि जो भी देश भारत के खिलाफ है उसके साथ व्यापार करने का कोई सवाल ही नहीं है और देश के व्यापारियों द्वारा अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करने का यही समय है। पूरे देश के साथ व्यापारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर खड़े हैं। कॉन्फ्रेंस में भारत की सेनाओं के शौर्य एवं पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत के खुदरा व्यापार को नुकसान पहुंचाने के मामले में आगे आंदोलन को लेकर भी बड़े निर्णय लिए जाएंगे। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने चीन की कंपनी ड्रैगन पास के साथ अपने समझौते रद्द कर दिए हैं। इस समझौते के तहत ड्रैगन पास के ग्राहकों को एयरपोर्ट लाउंज तक एक्सेस दी गई थी। ये कदम पहलगाम आतंकी हमलों में 26 पर्यटकों की हत्या का बदला लेने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठाया गया है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के प्रवक्ता ने कहा कि ड्रैगन पास के साथ हमारा सहयोग, जो एयरपोर्ट लाउंज तक एक्सेस प्रदान करता था, वो तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गया है। ड्रैगन पास के ग्राहकों को अब अदानी द्वारा प्रबंधित एयरपोर्ट पर लाउंज तक एक्सेस नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट लाउंज और अन्य ग्राहकों के यात्रा अनुभव पर इस बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारतीय हवाई अड्डों पर तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज को दी गई सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। ये कदम सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। तुर्की की एक कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर लगभग 70% ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का प्रबंधन करती है, जिसमें यात्री सेवाएं, लोड कंट्रोल, उड़ान परिचालन, कार्गो और डाक सेवाएं, गोदाम और ब्रिज परिचालन शामिल हैं। साल 2008 के बाद से सेलेबी ने भारत के विमान क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।
व्यवसाय के साथ साथ शिक्षण संस्थाएं भी तुर्की से संबंध तोड़ रहे हैं। इसी क्रम में हैदराबाद स्थित मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन के विरोध में एक तुर्की संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन को तत्काल रद्द करने की घोषणा की है। और भी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मुकुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। मुकुल, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की जो एक बड़ी बैठक हो रही है, इसके क्या कुछ मायने समझे जाएं? क्योंकि एक तरफ जहां सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकल रही है, वहीं एक तरफ एक महत्वपूर्ण और बड़ी व्यापारिक संगठन की बैठक। संदेश साफ नजर आ रहा है कि जो भी आतंक को सरपरस्ती देगा उसके साथ भारत कभी भी खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल संध्या, देखिए जो संदेश है वो यही है, जैसा आपने बताया कि जो आतंकवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं भारत ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की है, वहाँ पर उम्मीद की जा रही थी तुर्की और अज़रबैजान जो है, क्योंकि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान हमें नज़र आता है। उम्मीद यही थी कि बाकी जो बड़े बड़े देश हैं उनके जैसे शायद ये भी भारत की कार्रवाई का समर्थन करेंगे, लेकिन ये दोनों देश भारत की आलोचना करते नजर आए, उसके विरोध में नजर आए। और उसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि आज की जो एक ना सिर्फ हम कैट की बात करें, और भी तमाम बड़े व्यापारिक संगठन हैं जो कि लगातार अब इस बात को कह चुके हैं कि तुर्की और अज़रबैजान से जितना भी कारोबार होता था उसको अब तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। आज ये बड़ी बैठक है जिसमें जाहिर तौर पर ये बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग उत्पाद हैं देखिए जिनका हम आयात भी करते थे, और भारत से कई ऐसी उत्पाद हैं जिनका निर्यात किया जाता था तुर्की और अज़रबैजान को। पिछले साल की अगर हम बात करें तो तुर्की को करीब हमने यहाँ पर अगर बात की जाए तो 5.2 अरब डॉलर का निर्यात किया था। वहीं अज़रबैजान की बात करें तो करीब 2.84 अरब डॉलर का हमने वहाँ निर्यात किया था। और इनमें जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं, और ऐसे में सीधे तौर पर वहाँ दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक बड़ी चोट जो है यहाँ पहुँचती हुई नज़र आएगी। और जैसे खासतौर से पर्यटन क्षेत्र की हम बात करें, पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ज़रिए ना सिर्फ कोई भी देश हो उसकी अर्थव्यवस्था संभलती हुई नज़र आती है। तुर्की और अज़रबैजान की अगर बात की जाए तो एक तरीके से इनका तो स्तंभ हम मान सकते हैं टूरिज़्म सेक्टर को। और पिछले साल की अगर मैं आपको बात बताऊं संध्या, तो करीब तुर्की में जो पर्यटक थे, भारतीय पर्यटक, वो करीब 3 लाख से ज़्यादा थे। अज़रबैजान की हम बात करते हैं तो वहाँ भी करीब 2 लाख से ज़्यादा पर्यटक पहुँचे थे। और दोनों को मिला के अगर देखें तो करीब 4,000 करोड़ का जो बिजनेस है वो टूरिज़्म सेक्टर से ही अगर देखा जाए तो तुर्की और अज़रबैजान को होता था, जो सीधे सीधे तौर पर अब रुक चुका है। इसके अलावा आपने बताया जो शैक्षणिक संस्थान है वो भी ना सिर्फ हम हैदराबाद की बात करें, बल्कि सुनने में ये भी आया कि जो JNU है वो भी अपने आगे के जो इस तरह के जो पहले देखते थे जो वहाँ से बच्चे पढ़ने आते थे, जिस तरह का उनके बीच में MOU था वो भी अब शायद रद्द हो सकता है। इसके अलावा खासतौर से जब हम बात करते हैं जो और दूसरे क्षेत्र हैं, अभी आपने बताया कि जो एक हैंडलिंग कंपनी है तुर्की की उसको भी सुरक्षा जो उसकी रद्द कर दी गई है, क्योंकि ना सिर्फ हम बात करते हैं मुंबई की जहाँ पे वो करीब 60 से 70% का काम देखती थी, बल्कि इसके अलावा दिल्ली की बात की जाए, हैदराबाद की हम बात करें, अहमदाबाद की बात करें, गोवा की बात करें, तमाम एयरपोर्ट्स पर उसकी मौजूदगी थी जो कि अब जाहिर तौर पर रद्द कर दी गई है। तो बड़ी चोट जो है यहाँ कहीं ना कहीं तुर्की और अज़रबैजान को अब जाहिर तौर पर महसूस हो रही होगी, और ये भी महसूस हो रहा होगा कि आखिर वो किसके साथ खड़े थे। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, वहाँ की अर्थव्यवस्था किस हाल में है ये किसी से छिपा नहीं है। वो लगातार IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, लेकिन अब सवाल यही है क्या तुर्की और अज़रबैजान जो हैं वो पाकिस्तान के सामने जाएंगे? बिल्कुल मुकुल, कि तुर्की और अज़रबैजान के खिलाफ जिस तरह से भारत में भी अब माहौल नजर आ रहा है, साफ तरह से संदेश है कि अगर पाकिस्तान जिस तरह से आतंक को पाल पोस रहा है, अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो भारत का एक भी बाशिंदा आपके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। हमने देखा था कि किस तरह से पर्यटन से जुड़ी हुई जो कंपनियां थी उन्होंने भी साफ तौर पर पहले तो टूरिस्ट पैकेजेस सारे रद्द कर दिए थे, किसी तरह की कोई यात्रा नहीं की जाएगी, और ऐसे में अब एक बड़ा व्यापारिक संगठन भी एक खिलाफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कौन कौन से ऐसे व्यापारिक संगठन होंगे जो इस बड़ी बैठक में कौन कौन से राज्य के होंगे जो शामिल होंगे, साथ ही साथ और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जिस पर निर्णय आज लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अब ना सिर्फ कैट की बैठक में जो अलग अलग राज्य हैं उनके प्रतिनिधि जो हैं जाहिर तौर पर होंगे, अलग अलग जो व्यवसायी वर्ग से आते हैं। खासतौर से अगर हम बात करें पंजाब की बात की जाए तो अकेले पंजाब से ही करीब 170 ऐसे उत्पाद हैं जिनका निर्यात किया जाता था। उसमें ना सिर्फ एंटीबायोटिक जो दवाएँ हैं वो शामिल थीं, रबर पेपर की अगर बात की जाए वो इसमें शामिल था। तो कई ऐसे उत्पाद हैं जो कि सीधे तौर पर जो कि अब जो कारोबार है वो नहीं होगा, और सीधे तौर पर खासतौर से अगर देखा जाए जो हम अगर बात करें जो एक्सपोर्ट फेडरेशन है उसकी तरफ से भी ये बयान सामने
आया था कि अब जब स्थिति तुर्की और अज़रबैजान ने जो बनाई है उसके परिणाम उसको भुगतने होंगे और इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। मुकुल, चीन की कंपनी ड्रैगन पास के साथ भी जिस तरह से समझौता रद्द किया गया है तत्काल प्रभाव से, ये भी एक चीन को भी बड़ा संदेश देता हुआ नजर आता है, तत्काल प्रभाव से की गई प्रक्रिया। बिल्कुल, देखिए संध्या, जब हम ड्रैगन पास की भी बात करते हैं तो यहाँ जो कार्रवाई की जा रही है उसके साथ साथ एक संदेश भी है कि आतंकवाद के खिलाफ जो जंग है उसमें आपको एक तरफा होना ही होगा। अगर आप नहीं होते हैं तो भारत जो है हर स्तर पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ये नहीं कि सिर्फ जो जवाबी कार्रवाई हमने सीमा पर देखी, बल्कि हर एक क्षेत्र में जिस तरीके से जहाँ संभव हो सकता है वहाँ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ हम सभी को एकजुट होना होगा। भारत वैश्विक मंच पर इस बात को कई बार दोहरा चुका है, पूरे विश्व को एक साथ आना होगा, पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा, ना सिर्फ बड़े देश बल्कि जो अन्य छोटे देश भी हैं उनको एक साथ आना होगा, तभी आतंकवाद के खिलाफ इस जंग को जीता जा सकता है। और इस जंग में जो आतंकवाद के समर्थन में है, जाहिर तौर पर अगर कहा जाए तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उससे पीछे भारत नहीं हटेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुकुल, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर भारत की तरफ से बड़ा और कड़ा संदेश है कि जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा, भारत का एक भी बाशिंदा उसके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, किसी भी हाल में नजर नहीं आएगा। और उसी कड़ी में आज हम देख रहे हैं कि व्यापारिक संगठन की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित होनी है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासिल होंगे। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि बार बार पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है। भारत से तनाव के दौरान पड़ोसी देश ने अपनी वाहवाही करने के लिए झूठ के जैसी फैक्ट्री ही खोल दी है। पाकिस्तान के अब सारे झूठ पकड़े जा रहे हैं और वहां का मीडिया ही उसके झूठ को बेनकाब कर रहा है। हालिया मामला द डेली टेलीग्राफ को लेकर है, जिसमें फर्जी खबर का एक पेज बनाया गया था। खबर में पाकिस्तान को आसमान का निर्विवाद राजा बताया गया। अखबार का हवाला देकर वहां के विदेश मंत्री इसाक डार ने भी सीनेट में अपनी वायुसेना की प्रशंसा की थी। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की आई वेरीफाई पाकिस्तान टीम ने पेज की जांच की तो वायरल फोटो झूठी पाई गई। अखबार ने कहा कि उसने अपने उपकरणों के माध्यम से विश्लेषण किया और ब्रिटिश प्रकाशन द डेली टेलीग्राफ की जांच की तो पाया कि खबर सरासर झूठी थी और उसने ऐसी कोई खबर साझा की ही नहीं थी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के सॉल्टलेक स्थित मुख्यालय विकास भवन के आसपास का इलाका बृहस्पतिवार को देर शाम एक तरह से युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया, जब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी, स्कूली शिक्षकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें एक का पैर भी टूट गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश में अत्यधिक बल का प्रयोग किया। हिंसक झड़पों में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अतिरिक्त बल के पहुंचने पर इलाके में तेज सायरन बजने लगे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए सुरक्षा रेलिंग को पलट दिया। विकास भवन में स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी कथित तौर पर रात भर घेराबंदी के कारण फंसे रहे। कार्रवाई के बावजूद बर्खास्त नौकरी चाहने वाले न्याय और बहाली की अपनी मांग पर अड़े रहे और अपना विरोध जारी रखने की बात भी उन्होंने कही। पिछले महीने अदालत के आदेश के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले शिक्षक दोपहर से ही बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हजारों नियुक्तियों को अदालत ने रद्द कर दिया है।
और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। लंदन में किंग्स बेंच डिवीजन के हाई कोर्ट ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसने पहले भी जमानत के लिए कई निरर्थक प्रयास किए थे। उनकी याचिका का सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया। भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक बेहद सक्षम टीम ने भी सरकारी पक्ष का समर्थन किया। सीबीआई ने अपने अधिकारियों को इस सुनवाई के लिए विशेष रूप से लंदन भेजा था। सीबीआई ने सफलतापूर्वक अपना पक्ष रखा, जिसके कारण अदालत ने जमानत से इनकार कर दिया। नीरव मोदी एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी है। वो पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में मुकदमे के लिए भारत में वांछित है, जहां उसने कथित तौर पर 6,498.20 करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी। वो 19 मार्च 2019 से ब्रिटेन में कैद है। भारत सरकार के पक्ष में ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण को पहले ही मंजूरी दे दी है। ये 10वीं बार है जब नीरव मोदी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद से जमानत हासिल करने का प्रयास किया है। सीबीआई लगातार सरकारी वकीलों की टीम के माध्यम से उसकी रिहाई का विरोध कर रही है। और अब बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। तो भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें शहरवासियों ने गर्मजोशी के साथ शिरकत कर सेना का हौसला बढ़ाया और उनके पराक्रम के प्रति लोगों को जागरूक किया। शहरवासियों ने बड़ी संख्या में इस यात्रा में शिरकत होकर शहर के अलग अलग इलाकों में यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दे रही इस यात्रा में हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने शिरकत की। बहुत ही एक अच्छा हम लोगों का अभियान है, जिससे हमारे देश में एक ऊर्जा, लोगों में जागृति आएगी। अपने देश के प्रति जो सम्मान है, जो छुपा हुआ है, वो जागृत होगा। लोगों में एक जागृति आएगी, लोग ऐसे ही यूनाइटेड होंगे। पूरा विश्व भारत को जगत गुरु इसी आधार पर मानेगा कि सब लोग भारतीय लोग, जैसे अभी हुआ था उसका सारा पूरे भारतीयों ने एक साथ जवाब दिया था, ऐसे ही सब लोग अब यूनाइटेड होंगे। तो बरेली में लाखों की तादाद में आप देख रही हैं, जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। इसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई मुसलमान है। इसमें सारे लोग एक साथ, सभी धर्मों के लोग एक साथ आज सच्चे देशवासी, सच्चे भारतवासी के रूप में आज सड़कों पर आए हैं और भारतीय सेना के प्रति उन्होंने अपना एक विश्वास दिखाया है। और जो पाकिस्तान को भारतीय सेना ने जो मजबूती के साथ जवाब दिया और घर में घुस के मारा है। हमारी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के पराक्रम को सराहने की, उन पे गर्व करने की, हमारी बेटियों पर, हमारी माताओं पे, हमारे देश पे जो पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले के माध्यम से दुस्साहस करने का कार्य किया और जिसको हमारे सशक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने अपने जिस पराक्रम और शौर्य से उनको जवाब दिया, उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए और हमारी सेना का और हमारी सरकार का धन्यवाद देने के लिए यात्रा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान के चलते विवादों में फंसे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय शाह के बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एफआईआर पर रोक की मांग की है। वहीं चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविधाओं के वादे पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि वो केंद्र और चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर दी जाने वाली फ्रीबीज पर रोक के लिए दिशा निर्देश तय करें। इसके साथ ही एआई और डीपफेक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बेहतर व्यवस्था किए जाने की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई जनरेटेड डीपफेक कंटेंट की पहचान करने और उसे हटाने के लिए नियम बनाए जाएं। याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया गया है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों को बकाये का भुगतान करने के लिए व्यवस्था बनाने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के पूर्व लोकसभा सांसद राजू अन्ना शेट्टी ने ये याचिका दायर की है। इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 11 गन्ना उत्पादक राज्यों से जवाब मांगा था। इधर गैंगस्टर एक्ट के मामले में यूपी के विधायक अब्बास अंसारी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने 6 हफ्ते बाद यूपी पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। रिपोर्ट देखने के कोर्ट तय करेगा कि अब्बास अंसारी की अंतरिम जमानत की मियाद को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वामी रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। स्वामी रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, शिक्षक और 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। वहीं गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं और इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर सिक्किम के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि सिक्किम के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। सिक्किम अपनी असीम प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपने लोगों की गर्मजोशी के लिए व्यापक रूप से प्रशंसित है। भारत के सबसे अधिक पर्यावरण के प्रति जागरूक राज्यों में से एक के रूप में सिक्किम ने प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को प्रदर्शित करते हुए सतत विकास के उल्लेखनीय उदाहरण स्थापित किए हैं। मैं सिक्किम के सभी निवासियों को समृद्ध और खुशहाली से भरे भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूं। सिक्किम राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि सिक्किम के लोगों को उनके राज्य दिवस पर हार्दिक बधाई। इस वर्ष यह अवसर और भी खास है क्योंकि हम सिक्किम के राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सिक्किम शांत, सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता है। इसने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। इस खूबसूरत राज्य के लोग हमेशा समृद्ध रहें। वहीं दिल्ली के ओखला, गाजीपुर तथा भलसवा लैंडफिल साइट पर सालों से कूड़े के पहाड़ थे, जिसे दिल्ली सरकार मिशन मोड में लगातार हटाने में लगी हुई है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि साल 2028 तक दिल्ली से सभी कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक जिस तरह से डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, वैसे ही दिल्ली के बड़े कचरा डंपिंग स्थल भी पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। दिल्ली के ओखला लैंडफिल साइट का जायजा लिया हमारे सहयोगी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लगातार संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है। लेकिन दिल्ली में एक सबसे बड़ी समस्या थी दिल्ली का जो पर्यावरण और दिल्ली के कूड़े के पहाड़, जिसको लेकर दिल्ली सरकार संजीदा है और दिल्ली सरकार ने इस क्षेत्र में लगातार काम करना प्रारंभ कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदा दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ हैं, जिसमें ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ का जो अंबार लगा हुआ है, वहां पर जाकर विजिट किया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि जिस तरह से डायनासोर लुप्त हुए हैं, उसी तरह से दिल्ली से ये कूड़े के पहाड़ पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और इसके लिए सरकार ने टारगेट रखा है 2028। यानी कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक दिल्ली में 2028 तक जो एक कूड़े के पहाड़ है, जो गंदगी का अंबार है, ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और इसको लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि हमने संकल्प लिया है कि दिल्ली जो है पर्यावरण के लिए भी उपयुक्त शहर हो। देश की राजधानी की तस्वीर पूरी तरह से बदली और इन 10 सालों में जिस तरह से आपदा की सरकार ने दिल्ली को बाकायदा आपदा दिया, पर्यावरण की चिंता नहीं की, उनका संकल्प है कि स्वस्थ दिल्ली के तहत दिल्ली के पर्यावरण और सेहत की चिंता की जाए और इसको लेकर जो दिल्ली में जगह जगह कूड़े के पहाड़ हैं, उनको हटाने का टारगेट निश्चित किया गया है और 2028 तक दिल्ली से ये सभी कूड़े के पहाड़
हटा दिए जाएंगे। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। रुक करते हैं खेल से जुड़ी खबर का। भारतीय जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा आज दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। ये इवेंट भारतीय समय के अनुसार आज रात 10 बजे शुरू होगा। साल 2025 में ये नीरज का पहला बड़ा इवेंट है। नीरज के प्रतिद्वंदियों में पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स, चेक रिपब्लिक के याकूब वैटलेज, केन्या के जूलियस येगो और जर्मनी के जूलियन बेबर शामिल रहेंगे। वहीं भारत के किशोर जेना भी चोट से उबरने के बाद इस इवेंट में वापसी करेंगे। इस इवेंट के साथ ही नीरज की नए कोच चेक रिपब्लिक के पूर्व दिग्गज जावलिन थ्रोअर यान जेलेज़नी के साथ नई साझेदारी भी शुरू होगी। अब देखना होगा कि जेलेज़नी के साथ जुड़ने का नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर क्या कुछ असर पड़ता है। नीरज टोक्यो ओलंपिक के बाद से किसी भी इवेंट में शीर्ष 2 में शामिल रहे हैं और अब उनकी नज़र 90 मीटर का बैरियर तोड़ने पर भी रहेगी, जो नीरज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके साथ ही न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।